नमस्कार, आपके साथ मैं लावली विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। दुमका से लेकर दिल्ली तक एक ही कहानी है, कहानी लव जिहाद की। दुमका की अंकिता का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था, देश इस दर्द से अभी उबरा भी नहीं कि दिल्ली में ऐसे ही देश की एक बेटी के साथ लव जिहाद की कहानी सामने आ जाती है। मौत देने की कोशिश की जाती है, समझ रहे हैं ना आप? मौत, जीवन जो ईश्वर देता है, लेकिन नीचे बैठे ये जिहादी मौत देने के लिए बाहर निकल आए हैं। जिस तरीके की परिस्थिति दुमका में थी, वही परिस्थिति दिल्ली के संगम विहार में भी नजर आई है। बेटी ने बात करने से मना किया, एक हिंदू बेटी ने एक जिहादी से बात करने को मना किया, तो ये उसे नागवार गुजरा और उस बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए सीधे चला दी गई गोली। ये तो ईश्वर की कृपा है कि बच्ची बच गई है, लेकिन गोली अभी भी उसके शरीर में है और ये कहा जा रहा है कि गोली अभी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि घाव इतने गहरे हैं। अगर गोली अभी निकालने का प्रयास किया गया तो बच्ची की जान पर बनाएगा। सवाल ये उठता है कि दुमका से लेकर दिल्ली तक ये लव जिहाद की एक ही कहानी क्यों जारी है? क्या लव जिहाद के मसले को तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पॉलिटिकल टूल मान रही हैं? क्या जो परिस्थिति कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं बीता, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, 19 महानगरों में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हमने सबसे पहला सवाल उठाया था कि क्या दिल्ली में जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, क्या ये उसी का नतीजा तो नहीं है? क्या ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि आज दिल्ली की बेटी नैना जिंदगी और मौत से जूझ रही है? राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, राजनीति चमका रही हैं, लेकिन उन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा जो इन जिहादियों का शिकार हो रही हैं? आज इसी मसले पर करेंगे खुलकर बहस। सबसे पहले देखिए वो रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि हम क्यों कह रहे हैं दुमका से लेकर दिल्ली तक लव जिहाद की एक ही कहानी। यूनिफॉर्म पहने, आंखों में ऊंची उड़ान के सपने संजोए देखिए इस लड़की को, और अब देखिए उसके पीछे बाइक पर सवार ये 3 जिहादी जो उसकी सांसें रोकने का सपना लिए हुए हैं। और बदकिस्मती तो तब हो जाती है जब फायरिंग होती है और उसकी सांसें वहीं अटक जाती है और उस सड़क पर मिलती है केवल अटकी हुई उसके अरमानों की सांसें। वैसे दुमका, वैसे दिल्ली, दोनों ही जगह दिल दहला देने वाली घटना, दोनों ही जगह शिकार बनी हिंदू बेटियों की जिंदगी और उसके सपने। कोई आईपीएस बनने का ख्वाब लेकर मरी तो कोई दिल में लिए हुई थी देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा। चरमपंथियों के उत्पात से देश के कोने कोने से हिंदू बेटियों के रोने बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही है। समाज में जब एक ही पैटर्न पर कोई घटना बार बार घट रही है, तब किसी व्यक्ति विशेष का अपराध मानकर उसकी अनदेखी नहीं कर सकते और उन घटनाओं के जरिए हमें समाज के भीतर चल रही गतिविधियों को जांचने की जरूरत पड़ती है। आखिर वजह क्या है कि अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों में हरियाणा से लेकर झारखंड और फिर झारखंड से दिल्ली तक एक ही पैटर्न दिखाई देता है। निकिता, अंकिता और अब नैना, न जाने और कितनों की जिंदगी दांव पर है। जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और अंत में उसे आत्महत्या करनी होती है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है और चरमपंथी इसे ऑपरेशन लव जिहाद की तरह अंजाम दे रहे हैं। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में 11वीं कक्षा की छात्रा को 25 अगस्त को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने जिहादी अमानत अली को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि छात्रा सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में थी और छात्रा ने जब आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो उसने उसे गोली मार दी। फिलहाल छात्रा का इलाज जारी है, पर इस सबके बीच सवाल ये भी बनता है कि आखिर दिल्ली में भी
आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? आखिर क्यों हिंदू बेटियां अपने ही देश में खतरे में हैं? आखिर कब थमेगा ये लव जिहाद का ट्रेंड? आखिर कौन कसेगा इन जिहादियों पर शिकंजा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा ये लव जिहाद का सिलसिला, और जो लोग इसके लिए अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो सिर्फ इस पूरे मसले पर राजनीति करते रहेंगे या उससे ऊपर उठकर भी इस पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक नहीं, सामाजिक मुद्दा है। आइए, 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के अतिथियों से आपको परिचित कराती हूं, स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक SCL गुप्ता जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर के रूप में रेहान अली साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ फॉर्मल ACP वेद भूषण जी भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि हालांकि मेरी नजरों में तो ये लव जिहाद का मसला राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की ये विडंबना है कि हर मुद्दे को राजनीति का चोला पहना दिया जाता है। अभिषेक जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी और SCL साहब को आपके आमने सामने लेकर आऊंगी। लेकिन अभिषेक जी, आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। NCRB की रिपोर्ट पहले ही इसका हवाला दे रही है। लेकिन आज जो धरना हुआ है उसमें वाकई संजीदगी थी, चिंता थी, या सिर्फ राजनीति है? क्या ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ केंद्र सरकार की बनती है या फिर दिल्ली सरकार होने के नाते आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभिषेक जी, और फर्स्ट कमेंट। बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हम दिल्ली वासी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हम इसको आम आदमी पार्टी इस घटने में जो भी दोषी है, हम इसकी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। जितना कड़ी शब्दों में निंदा करूं वो कम है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आज दिल्ली पुलिस के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस सीधा गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर आता है। दिल्ली सरकार होने के कारण हमारे दिल्ली के विधायक आज LG साहब से मिलने गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक लोकतंत्र के अंदर एक चुना हुआ प्रतिनिधि अगर अपनी समस्या लेकर आज दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे इतना ज्यादा परेशान होकर LG साहब पे मिलने जाता है, तो LG साहब पूरी तरीके से उनसे मिलने पे वो कर देते हैं। तो आप लोगों की नींद तब क्यों खुली जब मीडिया में ये खबर आ गई? आपको तो दिल्ली में जब NCRB की रिपोर्ट को आए हुए भी अब 3 दिन बीत चुका है, तो 3 दिन पहले ही क्यों नहीं आप लोगों को लगा कि ऐसा धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए? मिलने के लिए मैं कह रहा हूँ, LG साहब से मिलने के लिए हमारे विधायक, हमारे सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं। LG साहब केवल नींद में सोए पड़े हैं। NCRB की रिपोर्ट में आपको बताऊं 40% क्राइम रेट वुमेन के अगेंस्ट बढ़ गया है। आज दिल्ली की हालत और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज इसकी जिम्मेवार कौन है? दिल्ली पुलिस केवल और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे लगी हुई है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए लगी हुई है। उनका काम दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। आज दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है? जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने पास से आपकी तरफ कर दी है कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि बेटी के पिता ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी, उन्हें उम्मीद थी, विश्वास था कि कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस को ये बात उनके कान में डाल दी गई और ये आश्वासन उनकी तरफ से दे दिया गया कि भाई आगे कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जो हुआ वो वाकई सवाल खड़े करता है। SCL साहब, हूं कि ऐसा क्या हुआ कि जहां जहां अपोजिशन की सरकारें, खास तौर तक दिल्ली में 7 साल से ही क्यों कानून व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी है? 7 साल से ही क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं? अमित शाह जी तो अभी आए हैं। 7-8 साल से इनकी सरकार है दिल्ली में, तो ऐसा क्या हो गया? कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण। आप ये कहीं 1 मिनट पहले आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपसे फर्स्ट कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, फर्स्ट कमेंट पहले सभी अतिथियों से ले लेते हैं। अभिषेक जी ठीक है, अभिषेक जी फर्स्ट कमेंट पहले सबका ले लेती हूँ और फिर आप लोगों को आमने सामने करूंगी। फर्स्ट कमेंट ले लेने दीजिए मुझे प्लीज।
जी एससीएल साहब जल्दी से कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पिछले जब इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इनका दिल फूल के मोटा हो जाता है, तो ये काम करते कि उन्हें पता है कि इनके साथ कुछ नहीं होने पाता। वो गांव की कहावत है, सैया भय कोतवाल डर काहेगा। इन्हें कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण मिलता है, जिससे इस कॉलोनी में इस तरह के कार्य करते हैं। नहीं एससीएल साहब ठीक है, मैंने ये बात मान ली आपकी, इसका जवाब ये देंगे अभिषेक जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस क्या वाकई इतनी संजीदगी के साथ फिलहाल काम कर पा रही है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में कई मिनी पाकिस्तान बन गए हैं और दिल्ली पुलिस ने भी ये विडंबना जाहिर की थी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो घुस नहीं पाती हैं, वो घुसते हैं तो उनको पत्थर मिलता है। तो फिर आप लोगों ने क्या स्क्रूटनी की? अगर संजीदगी से कार्य नहीं होता तो वो अरमान अली साहब या जो भी उनका नाम है वो अरेस्ट नहीं हुए। वो साहब नहीं है, जिहादी है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मेरे अंदर हिम्मत है ऐसे किसी भी शख्स को, ऐसे किसी भी शैतान को जिहादी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे पास बहुत हिम्मत है, लेकिन संस्कार कुछ ऐसे हैं जिससे सर संस्कार नहीं, ये आ गया पॉलिटिकल वोट बैंक। यही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो चाहे फिर आम आदमी पार्टी के साथ हो या फिर आपके साथ हो या फिर दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, और यही एक कारण है ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ठीक है, दो मेहमानों का भी फर्स्ट कमेंट ले लेते हो, फिर आप लोग को आमने सामने करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। सर सबका विश्वास दिल्ली के महिलाओं के लिए फिर क्या है? वेदभूषण जी, किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, वेदभूषण जी किसी धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। वेदभूषण जी फॉर्मर एसीपी हैं, वो इस बात को ज्यादा से अच्छे से समझा भी पाएंगे, समझते भी होंगे। वेदभूषण जी, पहले भी हम लोग कई डिबेट्स में इस टॉपिक को उठा चुके हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस की ऐसी कौन सी विडंबना हो जाती है कि कार्रवाई, जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद कार्रवाई होती है, हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं, हम पहले प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पाते? दिल्ली पुलिस प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पाती है? लावणी की इस उम्मीद से अरेस्ट नहीं किया जा सकती कि वो इसका मर्डर कर देगा, कि कानून में ऐसा प्रोविजन कहीं नहीं है। आप एप्लीकेशन दे दें थाने के अंदर कि मुझे रास्ते में जाऊंगी, खतरा हो सकता है, तो आपके लिए बहुत 100% सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि आपके साथ में कोई पूरी हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ में PSO लगा दिए जाए। ये समाज की जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टीज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा का माहौल पैदा करे। अभी आपके चैनल पर बात चल रही थी, आपको याद होगा जो निर्भया का केस हुआ था, 14 साल उसको सजा होने में लग गए थे। केवल पुलिस को दोष देना तो आसान काम है, सबसे इजी जो होता है पुलिस के ऊपर और कोर्ट और अदालतों के ऊपर आरोप लगाना। आम आदमी पार्टी उस फाइल को लेकर, जो निर्भया की फाइल थी, महीनों तक बैठी रही, उसको उन्होंने निकलने नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कि निर्भया के कातिलों को सजा हो पाए। अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, इनके MLA भारती जी थे, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा रखा है। इनके पार्टी के MLA संजीव कुमार थे, उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके MLA थे जो नकली डिग्री लेकर लॉ मिनिस्टर बने हुए थे। सत्येंद्र जैन इनके मिनिस्टर हैं जो 5 महीने में जेल के अंदर पड़े हुए हैं। मेरा सवाल शायद अभिषेक जी और SCL साहब से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा आपसे सवाल था कि क्या पुलिस महकमे से जुड़े होने के कारण, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के ऊपर कोई दबाव होता है, ये पूछना चाहती हूँ। पॉलिटिकल आंसर मैं आपसे नहीं चाहूंगी, पॉलिटिकल बॉडीज है मेरे पास। दबाव होता है, जो पुलिस का जो काम करने का जो ढंग है, तरीका है, उसको हमेशा आम आदमी पार्टी जो कि विपक्ष में है, ये लोग इनके पास है कुछ नहीं, हवा हवाई है, केवल पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वहां पर पुलिस अपना काम ना कर सके। जिस तरह से इनकी एक्टिविटी धरना प्रदर्शन तो शुरू होती है, वो और केवल पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करती है, उनके काम में रुकावट पैदा करती है, पुलिस के काम वेदभूषण जी थोड़ा निष्पक्षता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप आरोप लगाएंगे तो फिर आपको पॉलिटिकल बॉडी मानने लगेंगे ये लोग। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की क्या विडंबना है, क्या किसी तरीके का दबाव रहता है क्या? क्योंकि कई बार ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोगों को जाने से डर लगता है। आप खुल के ये बात मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि ऐसी जो परिस्थितियां हुई थी उसके पीछे क्या किसी तरीके का दबाव? बहरहाल मेरे साथ क्योंकि रेहान अली साहब भी जुड़े हुए, पहले उनका फर्स्ट कॉमेंट ले लेते हैं, फिर इस डिबेट को आप सबके लिए ओपन करती हूँ। रेहान अली साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बात नहीं की तो जला देंगे, बात नहीं की तो गोली मार लेंगे, यानी हर हाल में जान से मारेंगे और दोस्ती करेंगे बिना अपनी पहचान बताए। ये लव जिहाद नासूर बन रहा है हिंदू बेटियों के लिए। रेहान अली साहब। नहीं जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो अभी जो घटना आई है झारखंड से आई है, अब दिल्ली से आई है। झारखंड से जो भी जिस बेटी के साथ ये हुआ है, जिस बहन के साथ, उसे हमें बड़ा अफसोस है।
और जिस शाहरुख ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आप अगर देखेंगी तो किसी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा। ये बात आप मानेंगे, यहाँ तक कि हमने भी उसको तन से जुदा है गैंग जो है अभी एक्टिव नहीं हुआ। एक शख्स ने, शाहरुख ने एक हिंदू बेटी की जान ले ली, अरमान ने एक हिंदू बेटी की जान लेने की कोशिश की, बाकायदा ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, पुलिस ये कह चुकी है। बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गई दिल्ली की बेटी, लेकिन ये जो गैंग एक्टिव हो जा रहा था वो नहीं आया सामने। अब सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए। या तो आप मुझे बोलने दीजिए या फिर बिल्कुल आप बोलिए सर, लेकिन मेरे मन में जो सवाल है, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते उस पीड़ा को समझ रही हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत सही किया, लेकिन उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। प्लीज बोलिए। बात या कोई भी वाली बात हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात सुनिए पहले, जो भी ये क्राइम करा है, शाहरुख ने जिस क्राइम को अंजाम दिया और उस बेटी को जिंदा जलाया है, और एक को अभी जो दिल्ली में वारदात आई है जैसे कि गोली मारने की कोशिश की और उसकी जान लेने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो हमने शाहरुख को यही बात की है कि उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि ये पूरी दुनिया के लिए एक निशाने इबरत हो। ऐसी सजा मिलनी चाहिए उसे, जैसी उस बेटी को जलाकर उसने मारा है, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत हो। अब रही बात दूसरी, देखिए इसको आप जिहाद या किसी की एंगल से मत देखिए कि जिहादी या वो जिहादी, देखिए इसका जिहाद क्यों नहीं देखें? अगर शाहरुख अंकिता से दोस्ती करना चाह रहा था तो उसे अपना नाम नहीं बदलना चाहिए था। अगर अमानत नैना से दोस्ती करने के लिए अपना नाम बदल देता है और बाद में जब नैना को इसका पता चलता है वो बात करना छोड़ देती है तो उस पर गोली चला दी जाती है, तो फिर लव जिहाद की बात क्यों नहीं की जाए? हम उसका किसी धर्म के प्रोसेस से ना देखें ना, कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलती करी है तो वो धर्म की बुनियाद पर नहीं करी। सर तो ये क्या है? फिर ये क्या है? अगर धर्म बीच में नहीं था तो दांत छुपाने की जरूरत नहीं थी। सवाल तो ये भी है ना। आपने उसको जिहाद से जोड़ दिया, तो जिहाद की जब प्रोसेस आपको पूरा पता नहीं है तो मैं क्या उसमें बहस करूं? इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? कोई भी गुनाह करता है, कोई भी क्राइम करता है तो वो सिर्फ बुराई होती है। आप उसको धर्म के एंगल से मत देखिए। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, 2020 में बिहार में गाजीपुर में एक गुलनाज खातून को जो जिंदा जला दिया गया था, उसको क्या हमने धर्म के एंगल से देखा? कौन थे वो, आप बताइए, इसकी जानकारी है आपको? लेकिन इस परिस्थिति में अगर आपने धर्म के नाम पर आप नहीं देख रहे, लेकिन मेरी बात का जवाब आप नहीं दे पाए। इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि फिर नाम बदलकर इन बच्चियों से मिलने की क्या जरूरत थी। मैं अभिषेक जी और एसएससी आपको आपने समझाती हूँ, आती हूँ मैं। फर्स्ट कमेंट आपका हो चुका, फिर मैं डिबेट खोलती हूँ आपके लिए भी। मैंने पॉइंट नोट कर लिया सर आपका। लेकिन अभिषेक जी आपके पास आते हुए, देखिए आज जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को सही करना है। दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिले, सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अभिषेक जी और एससीएल जी को आपने सामने लेकर आए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार महिलाओं सशक्तिकरण के लिए हमेशा उनका टॉप प्रायोरिटी होता है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपको पता होगा, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 3 लाख से ज्यादा कैमरे लगाए। हमने मार्शल डीटीसी बसों में दिया, हमने पैनिक बटन डीटीसी के बसों में लगाया। आज सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है? जब दिल्ली की हालत पिछले साल से कंपेयर करेंगे, 40% क्राइम रेट बढ़ गया। मैं एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक माँ का बेटा होने के कारण, एक बहन का भाई होने के कारण मुझे बहुत ज्यादा चिंता होता है। बहुत ज्यादा मुझे चिंता होता है कि मेरी बहनें कैसे बाहर निकलेंगी। आज जब हमारे विधायक एलजी साहब से मिलने जाते हैं, इनको ये महिमा मंडल से कुछ नहीं होता कि केजरीवाल को ईश्वर बना दिया आपने और केजरीवाल की तारीफ करते रहे। जरा अपने बसों में चढ़ के देखिए तो आपको समझ में आएगा बस की क्या हालत है। कितने बसों में मार्शल है, ये आपने प्रॉमिस किया था। आज एक बात बताइए, 5000 6000 बसेज आपने बढ़ानी थी, ये आपके केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था, किसी दूसरे ने प्रॉमिस नहीं किया था। आज बसेज की क्या हालत है, किस तरह से भीड़ में औरतें चढ़ती हैं उस पे। कोई औरत चढ़ने को पसंद नहीं करती डर के मारे कि ना उसमें कोई मार्शल है। जहाँ पर इतनी भीड़ होनी चाहिए कि
4,000 6,000 बसेज होना चाहिए, वहाँ 2,000 बस से आप सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, केजरीवाल के मुखौटों को जो आके आज यहाँ पे अच्छा, एक सवाल आप दोनों से एक ही कॉमन सवाल करूंगी, ठीक है? अभिषेक जी और एससीएल जी, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन आप समाज का हिस्सा हैं। समाज में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, समाज पहले महत्वपूर्ण होता है। तो एससीएल साहब, पहले आपके साथ ही इस सवाल का जवाब चाहूंगी, शॉर्ट जवाब दीजिएगा। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या कभी भी आप लोगों ने स्क्रूटनी करने की कोशिश की? क्या कभी भी कॉमन मीटिंग्स बुलाई गई? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी, और राज्य सरकार कितनी बार स्क्रूटनी की गई? कितनी बार कलेक्टिव मीट हुई सुरक्षा को लेकर? मैं बता रहा हूँ आपको ना, राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हर कार्य में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राज्य सरकार होती है, फिर मुखौटा बदल देने से इसीलिए मैंने कॉमन सवाल पूछा था। अभिषेक जी, आप बेचैन हो उठे, आपसे भी मैं यही सवाल कर रही हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली पुलिस जिम्मेदार, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने कितनी बार इस बात के लिए सोचा कि भाई कलेक्टिव मीट कर लेते हैं? आप मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हैं इसको? आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक सांसद एलजी साहब से मिलने का समय मांगता है। सर, यहाँ तो आपके विधायक तो दंगे में जो पीड़ित होते हैं उनको धमकाते हैं, और दंगे के जो आरोपी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए निकल आते हैं। ये भी एक सच्चाई है, इस पर तो पर्दा मत डालिए। मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फॉल पुलदन, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी है? एक छोटा सा काम आपको दिल्ली वालों ने दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करी, वो मतलब नहीं हो रही है। वेदभूषण जी, यानी आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही है कि भाई दिल्ली पुलिस को हमारे अधीन करो, तभी जाके दिल्ली बचेगी, नहीं तो नहीं बचने वाली है। ये तो खुश होते हैं, ये तो खुश होते हैं अगर ऐसे कार्य हो रहे होते जी और रेहान अली साहब को आमने सामने कीजिए, फोड़ने का मौका मिल जाता है। ठीक है सर, समझ गई मैं। आप लोगों की जो पॉलिटिकल सीमाएं हैं, आपने उसी सीमा के अंदर जवाब दिया। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद पार्टी लाइन से ऊपर उठ के समाज होने के नाते, एक सामाजिक प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आते, बट आई एम सॉरी टू से कि आपकी तरफ से वो रिएक्शन नहीं आए। रेहान अली साहब और वेदभूषण जी को आमने सामने लेकर आइए। और वेदभूषण जी, मेरा सवाल जो रेहान अली साहब से था वो मैं आपसे इसलिए समझना चाहती हूं क्योंकि कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे मुद्दे आए जिस पर आपने लव जिहाद पर मुखरता के साथ आवाज उठाई है। रेहान अली साहब और वेदभूषण जी को आमने सामने करें। वेदभूषण जी, पहले आप। देखिए, अभी आपके चैनल पर बात चल रही थी आम आदमी पार्टी के, वाकई में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। आप ध्यान से यदि आप उनके तिवारी जी की बात को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने जो लड़कियों के शराब पीने की, नवयुवकों को शराब पीने की उम्र जो 25 साल थी उसको 21 साल कर दिया। इससे बढ़िया काम क्या होगा? उन्होंने शराब पीने का टाइम लड़कियों के लिए पहले 11 टाइम था, आप 3 पी सकते हैं। एक के साथ एक शराब उन्होंने शुरू कर दी है। अच्छा काम महिलाओं के लिए करनी चाहिए। इनके साथ तो 36 इनके और पुलिस वाले आपने सुना होगा ना, होगा ये इनके सीएम साहब करेगा। जिस विधानसभा में दुकान नहीं, वेदभूषण जी, मुझे बार बार आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। आज मैं आपसे दरअसल जो परिस्थिति है दिल्ली की उस पर बात करना चाहती हूँ। आप पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप करने के लिए छोड़ दीजिए अभिषेक जी और एससीएल साहब को, वो है आमने सामने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कई मुद्दे पे, क्योंकि मैंने आपको रेहान अली साहब के सामने काउंटर करने के लिए आमने सामने किया था, कई ऐसे मुद्दे हैं। रेहान साहब ने कहा कि आप इसको लव जिहाद से नहीं जोड़ सकते हैं। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है और वहां के हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। लव जिहाद इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि नाम छुपाकर लड़कियों से दोस्ती की जाती है। जब सच्चाई का पता चलता है, लड़कियां पीछे हटती हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। दिल्ली के जो हालात हैं वो रेहान अली साहब को जरा क्लियर कर पाएंगे?
अपना आपको नाम को कन्वर्ट करके वो हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फिर उनके साथ में अपराध कर रहे हैं। ये लव जिहाद नहीं तो और कौन सा जिहाद है? लव जिहाद किस वर्ड को बोलते हैं? लव जिहाद यही है किसी को धोखा देना। मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, आम आदमी पार्टी तो खैर मदरसों के लिए जान देती है, तो जान देते हैं मदरसों के लिए कि मदरसे किस तरह फलते फूलते रहे, उनके टीचर्स को जो उनके पढ़ाने वाले हैं उनको कैसे अच्छी तनख्वाह दी जाए। मदरसों की तरफ आपके गुरु जो है वो परेशान है, उनको तनख्वाह मिले ना मिले, पर मदरसों के जो गुरु है उनको अच्छी तनख्वाह मिले। ठीक है, मैं समझ गया। जिहाद के बारे में अच्छी तरह से लोगों को शिक्षित कर सकें, जागरूक कर सकें कि कैसे। एक ही पॉइंट पे मैं आपकी बात समझ गया, एक पॉइंट पे आपकी बात समझ गया। रियान साहब चुप कराइए ना। ठीक है सर, मैं आपकी एक ही बात पे समझ गया। आपने कहा जो भी ये वारदातें हुई हैं उसको आपने लव जिहाद के एंगल से देखा, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सर 17 नवंबर 2020 बिहार के हाजीपुर में गुलनाज खातून को जिंदा जलाकर मार दिया गया। अरे सर सुनिए, बहुत सारी सर सुनिए, बहुत सारी कहानी है मेरे पास में, मैं आपको सर सुनिए, विषय चल रहा है सर, मेरे पास बहुत कहानियां बात निकल जाएगी टीवी सर। मैं बुराई गिना रहा हूँ सर, मैं सर बुराई गिना रहा हूँ। आप सुनिए पूरी बात आप बोल लीजिए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। आप बोल लीजिए बाद में। गुलनाज खातून को जिंदा जला दिया गया, उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया और जबरन शादी के लिए बोला गया था, जिसपे कि उसने इनकार कर दिया, तो उसको कैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। हमने उसको बुराई के एंगल से देखा, हमने उसको धर्म के एंगल से नहीं देखा। क्यों? जो 2 लोग थे वो भी हिंदू समाज के ही थे ना, कोई उसमें अन्य लोग तो नहीं थे। अभी जो शाहरुख ने जिस घटना को अंजाम दिया, हर एक कोई मुसलमान आप ऐसा दिखा दें जिसमें कि शाहरुख जिसने ये रिहान अली है जो यहाँ बैठ के कंडेम कर रहे हैं, लेकिन देश भर से कहीं कोई फतवा नहीं निकला, कहीं उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई धरना नहीं दिया गया। क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं, आज हम मुझे डिबेट थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा, समय की कुछ सीमाएं, लेकिन आप सभी समाज के प्रतिनिधित्व हैं, समाज का प्रतिनिधि बनते हैं, समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर लव जिहाद एक सामाजिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियों से यह अपील है कि इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं, सामाजिक चश्मे से भेजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर दिल्ली में महिलाओं को असुरक्षित मान रही है तो यह आप सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित करिए। और दिल्ली में जो पनप रहे हैं, ये जो मिनी पाकिस्तान जगह जगह है, इसको स्क्रूटनाइज करने की जिम्मेदारी अकेले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बल्कि सभी की है। और तभी जाकर न दुमका में ऐसी परिस्थिति बनेगी, न दिल्ली में ऐसी परिस्थिति बनेगी, और न हम और आप इस डिबेट के साथ होंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस पर एक कलेक्टिव आकलन जरूर होगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।